चलिए, आपको अगर याद हो तो जब हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़े थे तो ऐसा कुछ आपका गोलीय सतह होता था और इस गोलीय सतह का अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते थे कि n2 है और सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो अगर कोई प्रकाश के किरण का हम लोग बात करें और किसी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब का बात करें, तो अगर इधर हम लोग कोई वस्तु रखते थे तो यहां से प्रकाश की किरण आपकी निकलती थी, इस मीडियम से टकराती थी। अब देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये अपना दिशा परिवर्तन करेगी। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये हवा है और ये कोई सा कांच या पानी है, तो ये विरल माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह अविलंब, और जब इस वक्र सतह पर आप अविलंब ड्रॉ करेंगे तो अविलंब हमेशा कहां से पास करता है? अविलंब हमेशा आपका पास करेगा कहां से? वक्रता केंद्र से। इस पॉइंट को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे C। और अविलंब के तरफ प्रकाश की किरण आपकी मुड़ेगी अपवर्तन के बाद, तो ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाती थी और कुछ ऐसे जब ये प्रकाश की किरण जाती थी तो ये एक प्रकाश का किरण का डायग्राम यहाँ हम लोगों का फ्रेम होता था, और एक प्रकाश की किरण सीधे जाएगी जो कि बिना दिशा परिवर्तन के जाएगी, यहाँ पर आपका इमेज बनता था। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोलते थे u, t तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे r, और इमेज तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे क्या? v। तो आपको मैं जब गोलीय दर्पण से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहा था तो उस समय में आपको मैं पढ़ाया था n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। और इसमें जो है सो याद रखने वाली बातें जो थी, इसमें जो है सो याद रखने वाली जो बातें थी, वो याद रखने वाली बातें क्या सब थी, जिसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे क्या? n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 कितना? r। इसमें आपको याद रखने वाली बात थी ये कि जो आपका n1 है वो n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश की किरण निकली है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण गई है। u, v और r जो है सो क्रमशः वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या है, जिस u, v और r को अपने चिन्ह के साथ लेना है। चिन्ह के साथ लेने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते थे, जिसमें आपको बताया गया था कि सारी दूरियां सतह के ध्रुव से नापी जाएगी। आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी, विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि अलग अलग लेंस के द्वारा अगर हम वस्तु को अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थितियां अलग अलग होती है। और अगर हमको किसी स्पेसिफिक फोकल लेंथ का, किसी विशेष फोकस दूरी के लेंस का निर्माण करना है, तो लेंस का निर्माण करना है तो हम लोग किस तरह से लेंस का निर्माण करेंगे, जिसके लिए आपको पढ़ना है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब लेंस बनाने का फॉर्मूला। आपको बस ये टारगेट रहेगा कि हमको जो लेंस बनाना है वो इतने फोकस दूरी का बनाना है। तो इतने फोकस दूरी का बनाना है तो हम लोग लेंस कैसे बनाएंगे? आप इससे पहले भी देखे हैं पूरे ऑप्टिक्स में कि अगर हम लोग दो सतह के लिए बात करते हैं, दो दर्पण के लिए बात करते हैं, तो पहले सतह के लिए जो प्रतिबिंब होता है दूसरे सतह के लिए वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, आभासी वस्तु होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है क्या? जिस टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। और इस लेंस मेकर फॉर्मूला को आप देखें ध्यान से, तो लेंस मेकर फॉर्मूला को आप देखें ध्यान से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए एग्जाम के पर्पस से भी। और यहीं से हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को देखना है। इससे पहले आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक ना? और फोकस पर बनता है तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हम लोग धनात्मक लेते थे और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते थे। लेकिन इसमें एक शर्त था क्या? कि दोनों तरफ का जो माध्यम था वो हवा था, ठीक ना? अगर हवा के अलावा कोई माध्यम रहेगा
तो सिचुएशन बदलेगा, चीजों को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या, लेंस निर्माण सूत्र। लेंस के निर्माण करने के लिए जिस सूत्र का हम लोग यूज करते हैं, हिंदी में अलग अलग तरह की नामें होती है, इस नाम पर नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट को फील करना है। नाम किताब से पढ़िए जिस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग मान लेते हैं क्या, कि अपने पास एक लेंस है और ये लेंस किसी भी तरह का हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। अधिकतर किताबों में कॉन्वेक्स लेंस लेकर के ही चीजों को प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग भी कॉन्वेक्स लेंस लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। और अगर आप देखें ध्यान से तो कॉन्वेक्स लेंस ये मोटा लेंस मैं बनाऊंगा, लेकिन इस लेंस को मान के कैसा चलना है कि ये लेंस जो है ये बहुत ही पतला लेंस है, लाइन के बराबर में। इस बीच में ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब यही है कि लेंस इतना ही पतला है, थिन लेंसेस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इसको डायग्रामेटिकली हम लोग दिखाने के लिए थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना चाहें तो ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह का होगा। और अगर इस लेंस में आप इधर के सतह को बोले पहला सतह, तो ये सतह कुछ इस तरह के स्फीयर का बना होगा। तो इस तरह के स्फीयर का बना होगा, तो इस पहले सतह का जो वक्रता केंद्र होगा, इस वक्रता केंद्र को हम लोग मान लेते हैं क्या, C1। और यहां से जो इसकी दूरी होगी वक्रता त्रिज्या, इस दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, R1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर देखिए कि इसका जो दूसरा सतह है, ये दूसरा सतह इस तरह के एक गोला का बना हुआ सतह है, जिस गोले का केंद्र कहीं इधर होगा और इस गोले के केंद्र अगर इधर होगा तो इसके केंद्र को हम लोग क्या बोल देते हैं, C2। और यहां से इसकी दूरी जो है, यहां से जो इसकी दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, R2। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी। और अगर इतनी बातें समझ में आपको आई है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है, तो देखिए भाई कि हम लोग मुख्य अक्ष पर किसी एक जगह पर क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं और रे डायग्राम से देखना चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बना। आप ये बात मान के चलें कि आपका जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, NM, ठीक ना। NM मतलब मीडियम जो दोनों तरफ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, NM। और इस लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। निश्चित रूप से आप ये बात जाने, निश्चित रूप से आप ये बात जाने कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इधर NM है तो इधर भी हम लोग आइडेंटिकल मीडियम ही रखेंगे। लेंस के दोनों तरफ का माध्यम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि अगर एक जैसा माध्यम है और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि वस्तु को हम लोग कहीं पर इधर रख लेते हैं और इस वस्तु को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट O, ठीक है। तो इस वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी। जिन प्रकाश की किरणों में से हम लोग एक प्रकाश की किरण को अगर देखना चाहें, एक प्रकाश की किरण को अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे आएगी पहले सतह पर। और आप जानते हैं कि जब पहले सतह पर प्रकाश की किरण आएगी तो यह अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। कोई जरूरी नहीं हो कि इधर ही रेयरर हो इधर ही डेंसर हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लेंस ही हवा हो और दोनों तरफ पानी हो, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए आप एज्यूम कीजिए क्या कि इधर जो है सो हवा है और ये कांच का बना हुआ लेंस है, जो सामान्यता होती है, ठीक ना। तो अगर ऐसा बात देखें हम लोग, तो ये प्रकाश की किरण जब लेंस में आएगी, अपवर्तन के बाद यह अभिलंब के तरफ मुड़ेगी। अभिलंब अगर इस बिंदु पर हम लोग ड्रॉ करें तो आपको पता है कि किसी भी सतह पर जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करता है। और जब इस नॉर्मल को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करवाएंगे, जब इस नॉर्मल को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करवाएंगे तो अपना नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा। इस नॉर्मल का नाम यदि हम लोग N1 रख लें, बात समझ में आ रहा है। तो प्रकाश की किरण यहां से अपवर्तन के बाद जो है तो क्या होगा भाई, अभिलंब के तरफ झुकेगा। और अभिलंब के तरफ झुकेगा तो ये यहां से आकर के इस सतह तक प्रकाश की किरण आएगी। लेकिन अब फिर से देखिए यहां पर जो है सो आपकी प्रकाश की किरण माध्यम चेंज करने के लिए तैयार है। अब ये कांच से फिर हवा में जाएगी, तो कांच से जब ये फिर हवा में जाएगी तो फिर से ये क्या करेगी, अपनी माध्यम बदलेगी।
ठीक ना, अपना दिशा क्या होगा, बदलेगा। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा देर के लिए ये अपना दिशा अगर नहीं बदलता, तो ये चाह क्या रहा है, ये चाह रहा है क्या कि हम सीधे ऐसे चले जाएं। अगर दूसरा सतह नहीं होता तो ये क्या चाहता कि हम सीधे ऐसे चले जाएं, लेकिन सीधे ऐसे जा नहीं पाएगा ये, क्योंकि माध्यम बदलेगा। तो पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए अगर इधर पूरा का पूरा ऐसा ही मीडियम होता, कांच ही होता, तो पहले सतह के लिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वो कहीं पर इधर बनता, और इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या मान लेते हैं, आई डैश। ठीक है, अब देखिए कि यहां से जो वस्तु की दूरी है हमारी, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, इस दूरी को अगर हम लोग u बोलें, तो इस वाले प्रतिबिंब का, ये जो जाना चाह रहा था, यहां पर प्रतिबिंब बनाना चाह रहा था पहले सतह के कारण, ये सीधे जाना चाह रहा था। सीधे जाता तो किरण ऐसे जाती, वहां पे प्रतिबिंब बन जाती। लेकिन अब देखो कि यहां पर माध्यम चेंज होगा, डेंसर से रेडर में आएगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये नॉर्मल भी कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करेगी। और इस नॉर्मल का नाम आप रख लीजिए क्या, इस नॉर्मल का नाम आप रख लीजिए थोड़ा देर के लिए n2। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि प्रकाश की किरण जब क्या होगी भाई, जब डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाएगी तो ये अविलंब से दूर भागेगी, और अविलंब से जब दूर भागेगी तो ये कहां पर आएगी, अविलंब से दूर भाग के इधर जाएगी कि इधर आएगी, इधर आ जाएगी। और इस पॉइंट पर जो है सो आपका वस्तु का क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर आपका फाइनल इमेज बन जाएगा। इसको आप क्या बोल दें, IF बोल दें। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को जो है सो आप बोल दें फाइनल इमेज का डिस्टेंस भी। और देखेंगे आपकी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस, इसको आप क्या बोल दें, v डैश। बात समझ में आ रहा है? पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए जो है तो ये प्रतिबिंब थी, और ये प्रतिबिंब आई डैश जो है तो दूसरे सतह के लिए आभासी वस्तु का काम कर रही है। ठीक है, तो आई डैश के बारे में अगर आप यहां से लिखें तो आई डैश जो है वो पहले सतह के लिए जो है, आई डैश जो है आपका पहले सतह के लिए क्या है, प्रतिबिंब है। पहले सतह के लिए क्या है भाई, प्रतिबिंब है। जबकि 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 दूसरे सतह के लिए यह, जबकि दूसरे सतह के लिए यह, जबकि दूसरे सतह के लिए यह आभासी वस्तु है। दूसरे सतह के लिए ये क्या है, आभासी वस्तु है। जब भी आप सरफेस का कॉम्बिनेशन देखें, जब भी आप सतह का कॉम्बिनेशन देखें, जब भी आप मिरर का कॉम्बिनेशन देखें, ऐसे स्थिति में पहले सतह के लिए जो प्रतिबिंब होगा, दूसरे सतह के लिए वही क्या हो जाएगा, आभासी वस्तु हो जाएगी। अब इस कहानी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। आप देखिए क्या कि एक प्रकाश की किरण वस्तु से निकली, वस्तु से निकल के लेंस में परिवर्तन एंटर की तो अविलंब के तरफ मुड़ी, और फिर लेंस से निकली तो अविलंब से और ज्यादा दूर चली गई, और फाइनली यहां पे ये इमेज बनाई। तो ये यहां पे इमेज बनाई, तो अगर हम पहला सतह का बात करेंगे तो वस्तु की दूरी u लेंगे, और u में भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो -u लेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे सतह का बात करेंगे तो दूसरे सतह के लिए जो है तो यह जो है सो वस्तु नहीं रहेगा। दूसरे सतह के लिए जो वस्तु है आपका क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों कि पहले के लिए जो प्रतिबिंब है, दूसरे सतह के लिए वही क्या हो जाएगी, आभासी वस्तु। तो अगर हम पहले सतह का बात करेंगे तो वस्तु की दूरी ये वाला u लेंगे जो कि माइनस में लेंगे, और अगर हम दूसरे सतह का बात करेंगे तो वस्तु की दूरी ये v डैश लेंगे, जिसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि गोलीय दर्पण से परावर्तन का सूत्र जो है, गोलीय दर्पण से अपवर्तन का सूत्र जो है सो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं कि जब आप देखिएगा कि गोलीय दर्पण से अपवर्तन का, या फिर गोलीय सतह से, गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र द्वारा, अपवर्तन के सूत्र द्वारा, कौन सा सूत्र है भाई, तो सूत्र जो है अपने पास क्या है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई कितना, r। इसमें आपको पता होगा कि n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की किरण गई है, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे प्रकाश की किरण निकली है, और u भी अपने अपने साइन के साथ नोट किया जाना है।
और r जो है सो क्या है, वक्रता त्रिज्या के बराबर में। तो अब देखिए कि यहां पर अगर हम लोग बात करें पहले सतह के लिए, तो पहले सतह के लिए प्रकाश मीडियम से आई है और लेंस में गई है, तो जिसमें प्रकाश की किरण जाएगी उसको क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे, और जहां से प्रकाश की किरण निकली उसको क्या बोलेंगे, N1 बोलेंगे। तो आप देखिए कि अगर N2 माइनस N1 हमको लिखना है, तो जिसमें प्रकाश की किरण गई है वो है लेंस, और जहां से प्रकाश की किरण गई है वो है क्या, अब देखिए कि पहले के लिए जो प्रतिबिंब बना है N2 बाई भी, तो NL बाई प्रतिबिंब क्या है पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए प्रतिबिंब है क्या, V डैश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले सतह के लिए जो प्रतिबिंब है वो I डैश पे बना है जिसका डिस्टेंस है कितना, V डैश। तो कितना लिखेंगे, NL बाई V डैश माइनस N1। N1 क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें से प्रकाश की किरण निकली है, तो ये क्या है, NM है। तो जिसमें से प्रकाश की किरण निकली है वो है क्या आपका NM, और नीचे U लिखते हैं, तो वस्तु की दूरी यहां भी क्या है, U है। वस्तु की दूरी यहां पर भी क्या है भाई, U है। तो इस वस्तु के दूरी को लिख लो कितना, U। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, U माइनस साइन के साथ ही VU और R उसमें लिए थे हम लोग, ठीक ना, तब ये फॉर्मूला बना था। NL बाई V डैश माइनस NM बाई U, पहले के लिए वस्तु की दूरी, बराबर N2। N2 के जगह पर अपने पास क्या है, NL है, माइनस N1 के जगह पर क्या है, NM है, और नीचे R है। तो R उस सतह का वक्रता त्रिज्या होता था, तो पहले वाले सतह का वक्रता त्रिज्या आपका कितना है, R1। तो पहले वाले सतह का जो वक्रता त्रिज्या लेंगे ये क्या हो जाएगा अपना R1, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोल लेंगे क्या, इक्वेशन 1। ये हम लोगों ने किसके लिए बात किया है, तो ये हम लोगों ने बात किया है क्या, पहले सतह के लिए। ये चीजों का जो हम लोगों ने बात किया है वो बात क्या है, किसके लिए, पहले सतह के लिए। अगर इसका हम लोग बात करें तो ये हम लोग किसके लिए बात किए हैं, पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए। आप देखो कि यही सेम चीज जो है तो हम लोग करने वाले हैं किसके लिए, दूसरे सतह के लिए भी। अब जब दूसरे सतह के लिए हम लोग सेम चीज को दोहराएंगे तो चीजें क्या होगी, जरा सा देखिएगा। अगर बात की जाए किसके लिए, दूसरे सतह के लिए, तो दूसरे सतह के लिए अगर हम लोग बात करेंगे भाई, तो दूसरे सतह के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम में जाइए और डायग्राम को देखिए जरा ध्यान से, कि दूसरे सतह के लिए प्रकाश की किरण लेंस से निकली है और पुनः माध्यम में गई है। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण निकलती है उसे हम लोग N1 बोलते हैं, मतलब यहां N1 का वैल्यू NL हो जाएगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। इसका मतलब कि N2 जो हो जाएगा वो मीडियम हो जाएगा। दूसरी बात कि दूसरी सतह के लिए जो ये आभासी वस्तु है, जो ये आभासी वस्तु है, यही आभासी वस्तु हो जाएगी V डैश, पहले के लिए जो प्रतिबिंब था, और इसके लिए जो फाइनल इमेज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, V के बराबर में। बात समझ में आ रही है। तो जब ये V के बराबर में ये चीजें हो जाएगी तो आप यहां से देखेंगे क्या, कि आप यहां से देखेंगे क्या कि आपको जो चीजें मिलने वाली है, आपको जो चीजें मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, जरा सा ध्यान से देखिएगा कि दूसरे सतह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, N2 बाई भी। तो N2 बाई भी का मतलब क्या, कि जिसमें प्रकाश की किरण गई है वो N2, तो N2 क्या हो जाएगा, NM। N2 हो जाएगा क्या आपका NM, यानी कि NM बाई इमेज क्या बना, V, माइनस जिससे प्रकाश की किरण निकली है, किससे निकली है, लेंस से, और इसके लिए वस्तु कहां पर था, तो इसके लिए जो वस्तु था वो कहां पर था, V डैश पर। बात समझ में आ रही है। तो जब यहां पर वस्तु था V डैश पर, तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे, NL अपॉन V डैश इक्वल टू N2 माइनस N1, यानी कि NM माइनस NL बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका, दूसरे सरफेस का, जो कि कितना है, R2 है। बात समझ में आ रहा है। जिससे प्रकाश की किरण निकली N1, जिसमें गई वो क्या, N2। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमारे पास देखिए कि दो इक्वेशन तैयार है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस दो इक्वेशन को क्या करिए, आप ऐड करिए, इस दोनों इक्वेशन को क्या करिए, आप ऐड करिए। तो जब हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, ये चीज देखने की बात है कि समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा। देखो पहला समीकरण जो है वो क्या है, एन एल बाई वी डैश माइनस एन एम बाई यू इक्वल टू एन एल माइनस एन एम अपॉन आर वन। ठीक है। और जो आपका दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण है कितना, एन एम बाई वी, एन एम बाई वी माइनस एन एल बाई वी डैश इक्वल टू एन एम माइनस एन एल बाई कितना, आर टू। इस दोनों को अगर हम लोगों को जोड़ना है, तो इस दोनों को जब हम लोगों को जोड़ना है तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये टर्म एन एम बाई एन एल बाई वी डैश यहां प्लस में और एन एल बाई वी डैश यहां माइनस में कट जाएगा। जब जोड़ेंगे तो आप देखिए आपको मिलेगा कितना, एन एम बाई वी प्लस में अब माइनस एन एम बाई यू मिलेगा कि नहीं, इक्वल टू इधर मिलेगा आपको एन एल माइनस एन एम बाई आर वन और प्लस आपको मिलेगा कितना, एन एम माइनस एन एल बाई कितना, आर टू। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोगों ने ऐड किया है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि जब इसको हम लोग ऐड कर दिए, जब इसको हम लोग ऐड कर दिए हैं तो इसमें से देखिए दोनों में से एन एम तो कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एन एम कॉमन आ रहा है। तो इस दोनों में से अगर हम लोग एन एम को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, 1 बाई वी माइनस कितना, 1 बाई यू के बराबर में, इक्वल टू, जरा से ध्यान से देखो कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो एन एल प्लस हो जाएगा, एन एम माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कितना, एन एल माइनस एन एम बाई आर वन, माइनस कॉमन करके बाहर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये एन एल माइनस कितना हो जाएगा, एन एम हो जाएगा। जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, और नीचे है कितना, आर टू। अब आप ध्यान से देखिए कि ये एन एम रहने देते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को भी रहने देते हैं, इक्वल टू इस दोनों में से एन एल माइनस एन एम कॉमन करते हैं, अपने पास बचता है कितना, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। क्लियर। एन एम इधर जो मल्टीप्लाई में है, इधर हम लोग डिवाइड में लेके जाते हैं। तो जब इधर डिवाइड में लेके आप जाइएगा तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है, एन एल माइनस एन एम, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, एन एल माइनस एन एम, और बाय इधर से हम लोग एन एम को मल्टीप्लाई से लाए हैं तो डिवाइड में लगा दिए, और कितना बचा हुआ है, तो 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन कितना, आर टू के बराबर में। और देखिए कि यहां से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू जब हम लोग लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, एन एल बाई एन एम माइनस एन एम बाई कितना, एन एम। इसको दोनों में अलग अलग कर दिए, दोनों में अलग अलग कर दिए, और फिर जो बचा आपको कितना, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन कितना, आर टू। ध्यान से देखिए कि ये हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू एन एल बाई एन एम माइनस, ये कटेगा कितना हो जाएगा 1, और इंटू कितना, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन कितना, आर टू। और ये जो है सो इसको आप लोग मान लीजिए क्या कि ये जो है ये है आपका इक्वेशन 3। इसको जो है सो मानिए कि ये जो है आपका इक्वेशन ये कितना है, 3 है। अब देखिएगा ध्यान से कि हम लोग जानते हैं ये बात कि चाहे अपने पास उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे, चाहे अवतल लेंस रहे, दोनों में ही हम जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। अब फोकस अगर उत्तल रहे तो धनात्मक लेते हैं, अवतल रहे तो कैसा लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। लेकिन अगर दोनों में ही हम जानते हैं कि यदि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखा जाए, वस्तु अनंत पर रखा जाए, वस्तु अनंत पर रखा जाए, इसका मतलब सीधे होता है क्या कि u बराबर जो हमको लेना है वो कितना, इंफिनिटी। तो प्रतिबिंब जो है आपका
ये प्रतिबिंब कहां पर बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगी वो किसके? f के। साइन को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, साइन को थोड़ा देर के लिए क्या करो? छोड़ दो। अब देखो कि अगर ये उत्तल लेंस रहे तो अनंत से प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी, और समानांतर किरणें जो है सो अपवर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। तो ये दूरी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? v की डिस्टेंस। और ये v जो है किसके बराबर में? f के बराबर में। लेकिन अब की बार f क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये अवतल लेंस रहेगी तो अगर ये अवतल लेंस रहेगी तो जब अनंत से प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी, तो जब अनंत से प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी तो ये क्या होगी? यहां से डाइवर्ज होकर ऐसे चली जाएगी, और ये क्या होगी? यहां से डाइवर्ज होकर ऐसे चली जाएगी, और जो प्रतिबिंब बनेगी वो प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनेगी, ये हो जाएगा f। और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? v बराबर f का डिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि दोनों ही स्थिति में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसमें इस u और v का वैल्यू डाल दो, साइन को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए, साइन को थोड़ा देर के लिए क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। तो इसमें अगर हम u के जगह पर इंफिनिटिव डालेंगे तो v कितना हो जाएगा? f के बराबर में हो जाएगा। तो इस समीकरण 3 में देखो कि यदि v बराबर f एवं u बराबर इंफिनिटिव समीकरण 3 में रखा जाए, 3 में रखा जाए, रखा क्या जाए? होता ही है ऐसा। तो जब ऐसा होता है तो इस वैल्यू को रखने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस वैल्यू को जब रखिएगा, u का वैल्यू इंफिनिटिव और v का वैल्यू f, तो ये देखो ये जो इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u, तो इसको लिखेंगे 1/f माइनस 1/इंफिनिटिव। तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटिव जब लिखोगे तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटिव इक्वल टू जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा nl अपॉन nm। वो हो जाएगा कितना? nl अपॉन nm माइनस 1 और इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन कितना? r2। आप जानते हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटिव किसी भी फाइनाइट नंबर में जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये जो बचेगा आपका 1/f इक्वल टू बचेगा कितना? nl अपॉन nm माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस कितना? 1 अपॉन r2। और इस इक्वेशन को आप मान ले क्या? इस इक्वेशन को आप मान ले क्या? इक्वेशन 4। और इसी इक्वेशन को जो है तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। आप देखिए कि जिस सरफेस को आप लेंगे उस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा nl, जो आपके सराउंडिंग का मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता रहेगा nm। पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता रहेगा, दूसरे सरफेस का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता रहेगा तो आप लेंस की फोकस दूरी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेंस एक पार्टिकुलर फोकस दूरी का लेंस बनाने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको कभी हो सकता है कि nl/nm में से कोई छोटा बड़ा हो तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ये हो सकता है कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। मतलब ओवरऑल आपको f का वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव मिला इसका मतलब ये लेंस कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर नेगेटिव मिला तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? कॉनकेव। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव होना देखिए दोनों चीजों पर निर्भर कर रही है, r1 r2 पर भी और nl और nm पर भी। मतलब अगर सराउंडिंग का मीडियम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम का रहेगा तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा और कॉनकेव का फोकल लेंथ जो है सो नेगेटिव आएगा। 10वीं क्लास में हम लोग अगर डीपली पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि पानी के अंदर एक बुलबुला है तो वो बुलबुला किस लेंस के भांति व्यवहार करेगा। पढ़े हुए हैं आप लोग? नहीं पढ़े हुए हैं? तो आपको अगर ऐसे आप सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी के अंदर बुलबुला होगा तो बुलबुला बीच में मोटा होगा, किनारे पर पतला होगा, मतलब कॉन्वेक्स होना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर है गलत, कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करता है। क्यों? कि अब देखिए कि जो लेंस है बुलबुला है मतलब हवा भरा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और सराउंडिंग में पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। तो अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से
सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यदि 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 कम रहेगा तभी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो कम हो गया और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो उस स्थिति में ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव के जैसा व्यवहार करने लगता है और इसका फोकल लेंथ कैसा आ जाता है? नेगेटिव। तो देखिए कि दोनों चीजों पर निर्भर कर रही है बातें, आर पर भी और एनएल और एनएम पर भी। अगर एनएल ज्यादा होगा, आर को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, मान लो ये पॉजिटिव है, तो अगर एनएल ज्यादा होगा और एनएम कम होगा तो 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। बड़ा में छोटा से डिवाइड करेंगे, 2/1, 2 आया, 2 में से 1 घटा 1 आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ कैसा? पॉजिटिव। कब? जब एनएल ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तब। लेकिन अगर एनएल का वैल्यू कम हो जाए, एनएम का वैल्यू ज्यादा हो जाए, मान लो ये 1 और ये 2, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और माइनस 1/2 में इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसा आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तभी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ मीडियम से तो फोकल लेंथ की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब आप सोच रहे होइएगा कि सर हम लोग तो पढ़े हुए लेंस फॉर्मूला ये वाला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। ये कहां से आया, जरा सा ये बता दो। तो तुम ध्यान से देखो, क्या समीकरण 3 को देखो राइट हैंड साइड, और समीकरण 4 का देखो राइट हैंड साइड, दोनों तरफ बराबर है। समीकरण 3 और समीकरण 4 का दोनों तरफ राइट हैंड साइड NL/NM माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, और यहां भी कितना? NL/NM माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं? लेकिन केवल तब जब लेंस कैसा हो? थीन लेंस हो, पतली लेंस हो तब। अगर नहीं होगा, पतला लेंस नहीं होगा, तो पतला लेंस नहीं होगा तो ये ही कहानी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये मोटा लेंस होगा तो जब पैरेलल रे आएगा तो ये फोकस से आगे पीछे शिफ्ट होगा ज्यादा, तो ज्यादा शिफ्ट होगा तो ये कहानी वेरीफाई नहीं होगा, इसीलिए तब आप इस दोनों को रिलेट नहीं कर पाइएगा। इस पूरे कहानी में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दोनों लेंस है ये कैसे लेंस है? थीन लेंस है, बहुत पतला लेंस है। तो बहुत थीन लेंस के लिए जब आप समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिएगा तो समीकरण 3 और समीकरण 4 का अगर आप देखिएगा तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से देखिएगा तो देखिए समीकरण 3 का आरएचएस और समीकरण 4 का आरएचएस दोनों बराबर है। तो जब आरएचएस बराबर होगा तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा? तो इधर वाले का एलएचएस क्या है? इधर वाले का एलएचएस है आपका कितना? 1/v माइनस 1/u, और इक्वल टू इधर वाले का एलएचएस कितना है? 1/f। और इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं थीन लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला नहीं है, लेंस फॉर्मूला है ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला। इससे मोटा बनाना है, पतला बनाना है, तुम अपना देख लो। लेकिन ये केवल तभी वैलिड है जब लेंस कैसे हो? बहुत पतले लेंस हो। क्यों? कि बहुत पतले लेंस के लिए ही आप ये चीज देखे हैं क्या? कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी तो फोकस पर जाकर के मिलेगी। पिछले क्लास का जो लेंस का इंट्रोडक्टिव था उसमें मैं आपको दिखाया था कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट गुजारें और सीधे निकले, इसके लिए ये जरूरी है क्या? कि लेंस आपका कैसा हो? बहुत पतला लेंस हो। क्यों? कि आप देखिए, सीधे सीधे बात देखिए, वहां हम एक चीज आपको समझाए थे क्या? कि यदि मान लो कि ग्लास स्लैब है और ये मोटा ग्लास स्लैब है, तो मोटा ग्लास स्लैब है तो अगर इस पर कोई लाइट रे तुम लाओगे तो इस तरीके से ये मान लो कि रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ा और ऐसे निकल गया। एक्चुअली में देखो कि ये जो लाइट रे तुम्हारा चाह रहा था यहां से, ये चाह रहा था सीधे जाना, लेकिन ये ऐसे निकल गया। अभी आप देखिए कि आपका जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट का वैल्यू अभी ज्यादा है। थोड़ा सा देखते हैं क्या कि इस स्लैब को हम पतला करके देखते हैं कि अगर इस स्लैब को क्या करें हम और पतला कर दें, थोड़ा सा पहले से पतला कर दी। अब देखो कि अब जो लाइट रे इस पर आएगी, अब जो लाइट रे आएगी ऐसे आएगी, अभी भी ये रिफ्रैक्ट करेगी भाई, ऐसे मुड़ेगी और ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी भी क्या होगी? ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन अब तुम देखो कि पहले लाइट चाह रही थी अपनी क्या? पहले अपनी लाइट चाह रही थी ऐसे जाने को, और अब गई ऐसे। तो अब देखो कि ये शिफ्ट का वैल्यू पहले से कम गया है। अगर हम और पतला कर देंगे लेंस को, अगर हम और पतला कर देंगे इसको, और पतला कर दिए, और पतला कर दिए, अब अगर इस पर कोई लाइट रे आएगी
तो अभी भी रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे आई, डायरेक्शन चेंज की, ऐसे करके चली गई, और ये एक्चुअली में क्या चाह रही थी, तो ये लाइट रे एक्चुअली में चाह रही थी क्या, कि हम ऐसे सीधे चले जाएं। देखो शिफ्ट का वैल्यू क्या हुआ, और कम गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेंस जितना जितना पतला होता जा रहा है मीडियम, उतना शिफ्ट क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और शिफ्ट का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, एस इक्वल टू, तो हम लोग टी इंटू 1 - 1/म्यू लिखते थे, याद है कि नहीं? तो आप देखिए कि अगर थिकनेस टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो शिफ्ट भी टेंडिंग टू कितना हो जाएगा। यहां आप देखिए कि शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, तो जितना मोटा लेंस रहेगा शिफ्ट उतना अधिक मिलेगा, और जितना पतला लेंस रहेगा शिफ्ट उतना कम मिलेगा। तो ये जो रूल हम लोग पढ़े थे कि किसी भी लेंस में अगर प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ेगी तो ये बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी, ये वैलिड कब, डेविएशन नहीं होगा, इसका मतलब शिफ्ट टेंडिंग टू 0, और शिफ्ट टेंडिंग टू 0 इसका मतलब थिकनेस टेंडिंग टू क्या, तो थिकनेस टेंडिंग टू 0 इसका मतलब लेंस कैसा है, बहुत पतला है। तो जिस लेंस के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो लेंस केवल तभी वैलिड है जब ये लेंस कैसा हो, बहुत पतला लेंस हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे, थीन लेंस फॉर्मूला बोलेंगे, लेकिन ये पतला मोटा छोटा सबके लिए वैलिड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लेंस फॉर्मूला है, लेकिन ये कहानी तभी वैलिड है, ये कहानी तभी वैलिड है जब क्या हो जाए कि लेंस कैसा हो, बहुत पतला हो। इसे थीन लेंस फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, और इस दोनों पर हम लोग एक दो सवाल करके देखते हैं, ठीक है? तो आप अपने नोट्स में इस लेंस मेकर फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लिखिएगा। बोर्ड में कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है कि सिद्ध करें कि 1/v - 1/u = 1/f, और इसके लिए अगर आपको केवल एक फॉर्मूला याद रहे, एक फॉर्मूला याद रहे क्या, कि किसी भी सतह के लिए n2/v - n1/u = n2 - n1/r, और इसका टर्म आपको याद रहे क्या, कि n2 उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है, और n1 उस माध्यम का है जिससे प्रकाश की किरण आती है, तो निश्चित रूप से आप ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए क्या, कि आप डायग्राम को हिट करें। घर पे जाके डायग्राम बनाना सीख गए और उसको लेवल करना, किसको UV V', R1 R2 लेना है, बाकी चीज आसान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस डायग्राम पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पे। लेंस मेकर फॉर्मूला अपना ये है 1/f = NL/NM - 1 1/R1 - 1/R2। पहले सतह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 है, दूसरे सतह का वो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL और NM, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NM है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, कि आपके पास एक लेंस दिया हुआ है, ये आपके पास एक लेंस दिया हुआ है। अब ये कैसा लेंस होगा जो अभी पता नहीं है, लेकिन मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करें और पॉजिटिव आ जाए, कॉन्वेक्स होगा। अगर कैलकुलेट करें और फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। आपको कह रहा है क्या, कि इसका जो C1 और C2 है, इसका जो C1 और C2 है, ये है कुछ इस तरह से, कि दिया हुआ है कि ये पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर है कहीं पर आपका R1, यहां पर है कहीं पर आपका R2, और दिया हुआ है कि आपका जो R1 = R2 है, इस पॉइंट को R1 ने C1 बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना? ये है C1, ये है आपका C2, और क्वेश्चन में कह रहा है कि R1 और R2 जो है ये दोनों बराबर है, और इसका वैल्यू है कितना, 10 सेंटीमीटर का। इसका वैल्यू है कितने का, 10 सेंटीमीटर का। और आपसे कहा जा रहा है क्या, आपसे कहा जा रहा है क्या, कि यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL जो है ये 3/2 है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, ग्लास का, ठीक है? और कह रहा है कि सराउंडिंग में जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर है दोनों तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1 और इधर भी n = कितना, 1। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आपको कह रहा है क्या, कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कि इस लेंस का जो है तो आप फोकस दूरी जो है तो ज्ञात करें कि क्या होगा। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आप बताइए कि ये क्या होगा। जो बात समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ 0 कैसे हो जाएगा? हाँ? नहीं, आप करके देखिए, आप करके देखिए कि कैसे हो जाएगा। एक सेकंड देख लो, पहले जोड़े हैं ना दोनों तरफ,
हाँ ठीक तो है। चलो निकालो, इसको सॉल्व करो। 1 - 1/r यहां पर पुट करिएगा तो 0 आ जा रहा है। ओहो, कुछ मिसप्रिंटिंग नहीं ना है, एक बार चेक कर लें। नहीं है मिसप्रिंटिंग, बनाइए। ध्यान देने वाली बात यह है, सुनिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें R1 और R2 विथ साइन लेना है, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि F को, R1 को, R2 को विथ साइन लेना है। तो विथ साइन लेना है मेरे भाई, तो अगर इस R1 को तुम लिखेगा, R1 को लिखेगा +10 जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो R2 को कितना लिखोगे, -10 सेंटीमीटर, और अब 0 नहीं आएगा। समझे? तो क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, 1/f = NL/NM -1 इंटू 1/R1 -1/R2। देखिए कि इसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, 3/2 1.5, नीचे कितना 1, माइनस कितना 1 इंटू 1/R1 को 1/10 लेंगे तो +1/R2 -10 रखोगे तो +10 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 1.5 - 1 0.5 इंटू 1/10, और 1/10 को करोगे कितना 2/10, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और नीचे कितना 10, यानी कि 1/f = कितना आ गया, 10 आ गया। तो f = कितना आ जाएगा, +10 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि ये लेंस जिस प्रकृति का है वो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इसी सवाल में सेम टू सेम रहने दें, सेम टू सेम रहने दें, इसी सवाल में क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम इंटरचेंज कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जैसे इंटरचेंज करोगे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब ये दिखने में तो उत्तल लेंस है लेकिन बिहेव कैसा कर रहा है, अवतल लेंस के जैसे। तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ भी पूछ देता है, कि पानी में एक बुलबुला है, बुलबुला किसका, हवा का बना हुआ है, तो ये पानी का बुलबुला कैसा बिहेव करेगा, उत्तल लेंस के जैसा कि अवतल लेंस के जैसा। तो आपको सोचना है कि पानी है सराउंडिंग, उसमें जो लेंस है, जो सतह है गोलीय सतह, बुलबुला अक्सर कैसा होता है, गोला होता है, तो गोलीय सतह है, और गोलीय सतह से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है, लेंस है। तो हवा है अंदर में, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और सराउंडिंग में पानी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लेंस का कम होगा, तो f का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। और f का वैल्यू नेगेटिव का मतलब लेंस कैसा, अवतल लेंस। तो दिखने में जो उत्तल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा उत्तल ही होगा, ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो हम लोग रटेंगे ये बात कि उत्तल लेंस का जो है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, लेकिन केवल तब जब सराउंडिंग में हवा मौजूद हो या लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम मौजूद हो तब। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन केवल तब जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, कम हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पर इस बात को नोट करेंगे क्या, कि जो है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है ये कैसा होता है, धनात्मक, धनात्मक होता है। लेकिन धनात्मक होने के लिए कंडीशन क्या है, धनात्मक होने के लिए कंडीशन है कि अगर ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, NL, और ये सराउंडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, NM, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, NL को बड़ा होना चाहिए और NM को क्या होना चाहिए। मतलब जब भी सराउंडिंग में कहे कि हवा है, तो हवा से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का हो ही नहीं सकता, तो हवा है मतलब सीधे धनात्मक मान के चलना है। लेकिन अगर दो मीडियम दिया है तो फिर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, तो अगर मीडियम का ज्यादा है तो कहानी पलट जाएगी, अगर लेंस का ज्यादा है तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, कंडीशन क्या है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए सराउंडिंग से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? लग रहा है कि 12th में पढ़ रहे हैं, 10वीं में तो खाली धनात्मक धनात्मक रट के चल लिए थे। अधिकतर क्वेश्चन में भी आपको यही मानना है, क्यों, कि भाई सराउंडिंग में हमेशा हवा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिकतर सवाल में आपके 99% क्वेश्चन में सराउंडिंग में एयर रहेगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे।
लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ बदल जाए तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, कंडीशन है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होना ठीक बात है, अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। कहोगे सर ऋणात्मक लिखने नहीं आता था, सही में नहीं आता था इसीलिए नेगेटिव लिखे, ठीक ना। अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या है, इसके लिए भी कंडीशन है क्या, कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर इसका उल्टा होगा तो कहानी भी उल्टा गेम खेलेगी। जैसे पानी का बुलबुला जो है, जिसमें पानी का बुलबुला जो है जो उत्तल के जैसे दिखता है, ये ठीक लिखा हुआ है लेंस ज्यादा है मीडियम कम है, नहीं तो यहां भी लेंस ज्यादा है मीडियम कम है। देखो यार ये भी पलटा है, इतना कमजोर गणित कैसे, अरे नजरिया बदलो। कहता है कि नाली भी स्वर्ग दिखता है, बस देखने के लिए सुअर का नजरिया चाहिए, है कि नहीं। अरे ये भी पलट गया है ना, इसी को पलट दो, इसे ये हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर ये कंडीशन बदला तो फिर कहानी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि पानी में बुलबुला वाला क्वेश्चन अक्सर लोग से पूछ देता है, कॉमन क्वेश्चन है कि पानी में बुलबुला है जो दिखने में तो उत्तल के जैसा है लेकिन बिहेव कैसा करेगा, अवतल के जैसा। क्यों कि सराउंडिंग में पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और मीडियम में हवा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का क्या होगा, कम होगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आपको आया होगा। जब भी हम लोग सतह के कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, जब भी हम लोग सतह के कॉम्बिनेशन का, यहां देखिए कि लेंस जो है, लेंस का परिभाषा आप क्या पढ़े हैं कि ये जो है सो दो सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दो सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें एक का गोलीय होना मस्ट है, कम से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए। अगर इसमें एक सतह प्लेन हो जाता तो तुमको वहां पर डिस्कस किए हैं कि R1 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता या R2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता, तो इसमें भी हम लोग यही सब कहानी फॉर्मूला में लेके चलेंगे कि अगर प्लेन भी दे दे तो R1 R2 में कोई एक इनफाइनाइट हो जाएगा, बाकी काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन सारी चीजों के लिए ये वैलिड है, चाहे उत्तल लेंस रहे, चाहे समतल उत्तल रहे, चाहे अवतल उत्तल रहे, कैसा भी रहे। बस क्या करना है आपको, साइन कन्वेंशन के साथ R1 और R2 लेना है। मैं बोला था कि जब अवतल उत्तल लेंस जो हो जाता है कुछ इस तरह का लेंस, अब देखो कि इसका दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड में आएगा, मतलब दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ऐसा ले लेते हैं हम लोग, कुछ मान लो कि ऐसा उल्टा ये चीज, तो अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इधर आ जाएगा तो दोनों पॉजिटिवली आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसा भी लेंस रहे उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, ये वाली फॉर्मूला जो है, ये वाली फॉर्मूला ये सही है, लेकिन बशर्ते R1 और R2 को क्या लेना है, विथ साइन लेना है। तो इसमें आप इस चीज को ऐड कर दें कि R1 एवं R2 साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ लेना है, R1 और R2 को साइन के साथ लेना है। और थीन लेंस फॉर्मूला में भी आपको ये बात ऐड कर लेना है कि इसमें भी V को, U को और F को क्या लेना है, साइन के साथ लेना है। कभी भी साइन को ऑप्टिक्स में छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। साइन को छोड़ेंगे तो आप लोग इस सवाल में कहेंगे क्या, साइन को छोड़ेंगे तो इस सवाल में क्या कहेंगे कि फोकस दूरी कितना होगा, 0 होगा, जैसा कहे थे, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को करते हैं यहां पर समाप्त। इतना पढ़ के आइएगा, अगले दिन हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे और थीन लेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करेंगे, थीन लेंस फॉर्मूला पर, ठीक ना, मैग्निफिकेशन के साथ जैसे मिरर में किए थे। तो अच्छा होगा ये कि मिरर में जो क्वेश्चन किए थे उसका एक बार रिवीजन करके आए, यहां पर आसान होगा। 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस प्रकार से लेंस का अध्याय यहां पर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद लेंस को हम लोग क्या करेंगे, आधा ढकेंगे, तब कुछ कुछ केस एनालिसिस देखेंगे एक दिन। उसके बाद टेलीस्कोप पढ़ेंगे, फिर एक दिन में माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। सेवा समाप्त इस चैप्टर का, ठीक ना। कौन सा, डायोप्टर, पावर, अरे पावर छोटा सा चीज है, वही सब ना बोले छोटा मोटा चीज एक दिन में, मतलब क्या पावर वावर सब, ठीक ना।